अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम मुकामी खबरों के साथ साथ इलाकाई खबरें और कौमी खबरों के साथ साथ आलमी सतह पर जो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं उससे भी आपको वाकिफ़ करवाते हैं और ताज़ा खबरें आपके सामने पेश करते हैं। बल्दी इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि असल मुकाबला कांग्रेस BRS के दरमियान है, जबकि BJP भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गई है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी कोशिशों में उसे कामयाबी भी मिल रही है। आज सुबह 8 बजे से राय शुमारी यानी वोटों की गिनती का आगाज़ किया गया और आपको ये भी बता दें कि बैलेट पेपर के ज़रिए राय दही का इनेकाद अमल में आया था और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 11 फरवरी को राय दही हुई थी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि असल मुकाबला, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कि कांग्रेस और BRS के दरमियान है और BJP भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 11:45 तक जो नताइज मंजर-ए-आम पर आए हैं, जो ट्रेंड मंजर-ए-आम पर आया है, उसमें यह बताया गया है कि कम अज़ कम 448 वार्ड्स के नताइज का ऐलान कर दिया गया और जिसमें कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों के बारे में आपको बता सकते हैं कि कामयाब उम्मीदवार हैं वो जश्न मना रहे हैं और नाकाम उम्मीदवार मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं। वैसे भी जहां तक 448 वार्ड्स के नताइज का ऐलान है तो इसमें कांग्रेस ने 240 पर कामयाबी हासिल की है, जबकि असल हरीफ BRS को 140 वार्ड्स पर कामयाबी मिली है। BJP के बारे में जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि 37 वार्ड्स में BJP के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 6 उम्मीदवार ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, जबकि AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 1 उम्मीदवार और CPIM का 1 उम्मीदवार कामयाब हुआ है। 14 आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, जबकि 12 उम्मीदवारों का मुत्तफ़िक़ा इंतखाब अमल में आया है। नाज़रीन, आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि किस तरह 11 फरवरी को इंतखाबात होते हैं 116 बल्दियात के और 7 कारपोरेशंस के, और उसके बाद BRS दावा करती है कि कम हम कामयाबी हासिल करेंगे तो फिर कांग्रेस कहती है कि हम 90% उम्मीदवार हमारे कामयाब होंगे। लेकिन अब तक जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें बताया गया है कि 610 पर कांग्रेस आगे है और 290 पर BRS आगे बताई जाती है। 75 नशस्तों पर या 75 वार्ड्स पर BJP आगे है। अब देखना यह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके जो अरकान यानी अरकान असम्बली है, अरकान पार्लियामेंट है, उन्होंने जिस तरह मेहनत की है उसके क्या नताइज बरामद होंगे और वो बहुत अहमियत रखता है। वैसे भी अगर जिस तरह के मैंने बताया कि 11:15 बजे तक जो नताइज आए हैं 448 वार्ड्स के, उसमें BRS को 240 पर BRS को 140 पर और कांग्रेस को 240 पर, यानी कांग्रेस और BRS के कामयाब उम्मीदवारों के दरमियान जो फ़र्क है वो 100 का फ़र्क है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन फिर भी BRS का जो मुजाहरा रहा, BRS की जो कारकर्दगी रही, कोई ख़राब कारकर्दगी नहीं रही, बल्कि उसे भी गैर मामूली कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपने हुकूमत में ना रहते हुए, इख्तिदार में ना रहते हुए इस तरह की कामयाबी हासिल कर रही है। तो BRS अब भी एक बहुत बड़ी ताकत है तेलंगाना की सियासी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तो खबर ये है जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ में हमने आपको सुनाया है, और एक खबर आप अच्छी तरह जानते हैं कि हफीज़ पेट में रेल सफ़र के दौरान यानी लातूर महाराष्ट्र, हैदराबाद से लातूर महाराष्ट्र जाने वाले एक मस्जिद के इमाम और अतर के ताजिर जो हैं उन पर हमला किया गया, उनके साथियों पर हमला किया गया और ये कहा जा रहा है कि 12,000 रुपये उनसे छीन लिए गए और 16,000 रुपये का परफ्यूम भी उनसे छीन लिया गया। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हैदराबाद एक तिजारती हब है और महाराष्ट्र हो या कर्नाटक का हो, पड़ोसी या फिर तमिलनाडु के जो पड़ोसी हमारे रियासतें हैं वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, ताजरीन यहाँ पर आते हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अतरियात जो हैं, अतर है या परफ्यूम्स है, टोपियाँ हैं, उसकी ख़रीदारी करते हैं और जनानी जो लिबास है उसकी ख़रीदारी करते हैं और फिर अपने रियासतों को जाकर कुछ फ़ायदा बेचारों को मिल जाता है। तो बहरहाल MBT के जो तर्जुमान हैं अमजदुल्ला खान खालिद, उन्होंने रेलवे से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है और कहा कि खातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन लोगों ने इमाम मस्जिद को उनके हुलिये की वजह से मारा पीटा है। और जो मुतासरीन हैं उनमें आपको बता दूं कि मोहम्मद इमरान बाबा ये बताए जाते हैं एक मस्जिद के इमाम भी है और अतरियात के ताजिर भी हैं। इसके अलावा उनके साथ समीर और जाकिर
के अलावा आपको बता दें फरमान भी मौजूद थे। तो बहरहाल उनको भी मारा पीटा गया, ये कहा गया है। तो बहरहाल इनके साथ अमजदुल्ला खालिद ने रेलवे पुलिस सिकंदराबाद डिवीज़न के DSP SN जावेद से मुलाकात की और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तो बहरहाल अब देखना है कि खातियों को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता, ये एक अहम बात है। लेकिन रेलवे में इस तरह के वाक़यात, ख़ास तौर पर हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो ये बाइस तशवीश है और रेलवे पुलिस को इसका जायज़ा लेना चाहिए। रेलवे पुलिस को मुसाफिरीन की बिला लिहाज मज़हब, मिलत, रंग नस्ल, ज़ात पात तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। तो ये तो रहे हैदराबाद की बात हमने। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़िरक़ा परस्त दरिंदों का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक को सताया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनका जो मुल्ला भूत है वो उतारा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि मुल्ला और भूत की जब बात आती है तो दोनों एक दूसरे के मतजाद है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये उतारेंगे तो मुल्ला का भूत उतारेंगे और या किसी और चीज़ का भूत उतारेंगे, ये तो नहीं मालूम है। लेकिन मोहम्मद दीपक को धमकियाँ दी जा रही है, उनके कत्ल करने वाले को 2 लाख रुपए की धमकी देने वाले को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश का एक भैया है वो भी कहता है कि इसका भूत उतारेंगे, इसको कत्ल कर देंगे। तो इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन उस शख्स को जो एक हिंदुत्व तंजीम का सरबराह भी है, नज़रबंद कर दिया गया है। पुलिस उसे अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दे रही है। लेकिन जहाँ तक दीपक कुमार का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह उत्तराखंड में 26 जनवरी को उत्तराखंड के जो बाज़ार में कोट दवार में इलाके में ये दुकान वाक़ है, बाबा ड्रेस एंड क्लॉथ मर्चेंट जो है उसके जो मालिक है 72 साल मोहम्मद वकील अहमद के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बजरंग दल के गुंडों ने सताया था और धमकियां दी थी और कहा था कि तुम्हें अपने जो दुकान है उसका नाम बदलना पड़ेगा, बाबा बदल दिए जाए, क्योंकि ये एक हिंदू नाम है और हिंदू मजहबी शख्सियत का नाम है। इससे गलतफहमियां पैदा हो रही हैं और उन्हें डराया गया, धमकाया गया और कहा कि अगर तुम अपनी दुकान का नाम नहीं बदलोगे तो फिर हम दोबारा आएंगे और हम अपने तौर पर तुम्हारी दुकान का नाम बदल देंगे, तुम्हें भी बदल कर रख देंगे। यानी उन्हें धमकियां दी गई थी। तो बहरहाल मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार उनका असल नाम है। तो बहरहाल वहाँ पर वो जिम चलाते हैं जहाँ पर उस वक्त यानी 26 जनवरी तक आप देखेंगे कि 150 नौजवान वहाँ पर कसरत किया करते थे, एक्सरसाइज के लिए आया करते थे और उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हुआ करती थी। तो बहरहाल आप देखेंगे ये जिम ट्रेनर है दीपक कुमार, और दीपक कुमार उस मुसलमान बूढ़े ताजिर की हिमायत में आगे आते हैं, तायद में आगे आते हैं, उसे बजरंग दल के गुंडों से बचाते हैं। और बजरंग दल के गुंडे जब कहते हैं कि तेरा नाम क्या है तो वो कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अब मज़हब के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि इंसानियत मेरा मज़हब है। अक़ीदे के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि हिंदुस्तानियत यानी इंडियननेस मेरा अक़ीदा है। तो बहरहाल नाज़रीन, खबर ये है कि मोहम्मद दीपक की जो जिम है उसके वाक़े के बाद मोहम्मद दीपक के जिम में जो लोग नौजवान आया करते थे उनकी तादाद में ख़तरनाक हद तक कमी आई। यानी 150 से कम होकर 15 हो गए, 15 से कम होकर 12 हो गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कम से कम 12 सीनियर वकील ने माहाना नहीं बल्कि सालाना 10-10 हज़ार रुपये की मेंबरशिप इख्तियार की और 12 वकील ने और कहा कि वो दीपक की इस तरह मदद कर सकते हैं। तो बहरहाल अब मुसलमानों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो दीपक की मदद करें कि दीपक का फिलवक्त काफ़ी परेशान है, हिंदुत्व के जो इंतहा पसंद है उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं, उनका मुल्ला भूत उतारने की बात कर रहे हैं, उन्हें कत्ल करने की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल पुलिस तो चौकस है। लेकिन आपको बता दूँ कि जो कोई हिंदुस्तान की सालिमियत की, हिंदुस्तान के इत्तेहाद की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, गंगा जमनी तहजीब की, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की, हिंदुस्तान की जमहूरियत की बात करता है तो उसके साथ जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं इसी तरह का किरदार अदा करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद यही है कि किस अंदाज में आज देखें कि कैसे एक फ़िरक़ा परस्ती अपने नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई है और जो एक बहुत ही भयानक बात है। नाज़रीन, आपको बता दें कि मोहम्मद दीपक की तायद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों की तायद और हिमायत में जो लोग उठते हैं, मुसलमान उनकी तायद करने से खासिर रहते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इससे सबसे बदतरीन मिसाल आपको बता दूं कि गुजरात के IPS ऑफिसर संजीव भट्ट है, IPS ऑफिसर, साबिक IPS ऑफिसर उन्हें कहा जा सकता है
क्योंकि वो एक केस में सजाए उम्र कैद काट रहे हैं और नाकर्दा गुनाह की सज़ा पा रहे हैं। उनका कसूर यही था कि उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म और उस वक्त से चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को गुजरात फसादात के लिए ज़िम्मेदार करार दिया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी ने फ़िरका परस्तों को और जो अशरार थे, फिसादी थे, उन्हें खुली छूट दे दी थी। तो बहरहाल उसके बाद जो इंतकाम लिया गया, पहले तो उन्हें बयान बदलने के लिए कहा गया, फिर कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर बहरहाल उन्हें नौकरी से मुअत्तल किया गया और फिर आप देखेंगे कि उन्हें एक केस में फंसाया गया जिनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। बिल्कुल 8 बरसों से संजीव भट्ट जेल में हैं और उनके जो बच्चे हैं, बेटा बेटी, वो अपने बाप को हिम्मत दिला रहे हैं और उनकी जो अहलिया है वो भी अपने शौहर को हिम्मत दिलाने में जो कोई कसर बाकी नहीं रखते। लेकिन मैं समझता हूँ कि संजीव भट्ट खुद एक बाहिम्मत बाहौसला शख्स है और एक अच्छे इंसान है। उनकी मदद के लिए भी मुसलमान आगे नहीं आए, उनके ख़ानदान की मदद के लिए भी मुसलमान आगे नहीं आए। हालांकि आप देखेंगे कि गुजरात हुकूमत ने और के तहत काम करने वाली बलदिया ने संजीव भट्ट के घर को भी मुनहदिम किया, एक बड़े हिस्से को मुनहदिम कर दिया और कहा कि ये गैर कानूनी है, नाजायज़ तामीर है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िरका परस्त दरिंदे इंतकामी सियासत पर कारबंद है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे फ़िरका परस्त उन्हें यानी मुहिब वतन हिंदुस्तानियों को और हकीकी कौम परस्तों को बार बार तंग करते हैं। नाजरीन, एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जैसा कि इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया, रेफरेंडम भी किया गया कौमी चैप्टर के नाम पर और आपको बता दूं कि 3 से लेकर 78% लोगों ने बताया जाता है कि इस्लाहात की तायद व हिमायत की, यानी रेफरेंडम की तायद की। और आपको यही बताना ज़रूरी है कि बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है, 2/3 अक्सरियत उसे हासिल हुई है, ये कहा जा रहा है। हालांकि मुकाबला जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद और BNP के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान हुआ था और जमात इस्लामी के अमीर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर हम कामयाब होते हैं तो जश्न नहीं मनाएंगे बल्कि शुक्राना नमाज अदा करेंगे। बहरहाल इन इंतखाबात में आप देखेंगे कि शेख हसीना वाजिद तो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकी, उन्हें हिंदुस्तान ने पनाह दी है और आपने देखा कि तलबा ने उनके खिलाफ एक तहरीक शुरू की थी और उनको ज़वाल से दोजार कर दिया था, उनके इक़्तिदार को उखाड़ फेंक दिया था और उन्हें भाग कर हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी थी। तो बहरहाल अब आप बता दें कि वहाँ पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है एक जमहूरियत की फतह कही जा सकती है, इसलिए कि इन इंतखाबात में BNP साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया मरहुमा के जो बेटे हैं तारिक रहमान, उनकी क़यादत में ये पार्टी काम कर रही है और इंतखाबात से पहले खालिदा ज़िया का इंतकाल हुआ था 82 साल की उम्र में और अब उनके बेटे तारिक रहमान जो तकरीबन 17 साल बाद जिला वतनी के बाद वतन वापस हुए थे, उनका अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया और अब इंतखाबी नताइज से पता चलता है कि बांग्लादेश में BNP को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है, वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक BNP के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद का सवाल है, उसे जुमला 300 नशस्तें हैं, पार्लिमानी नशस्तें, एक नशस्त पर इंतखाब मुलतवी कर दिया गया जिसके नतीजे में 299 नशस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। उसमें से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके इत्तेहादियों ने 209 नशस्तों पर यानी कामयाबी हासिल कर ली है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक गैर मुसद्दिक़ा नताइज के मुताबिक खालिदा ज़िया के बेटे और वज़ारत इज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी यानी BNP ने 151 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। 151 नशस्तें ये कामयाबी हासिल किए हैं, जबकि अगर उनके इत्तेहादियों को मिला लिया जाए तो कामयाब जिनका नशस्तों पर ये कामयाब हुए हैं उनकी तादाद 209 तक पहुँचती है। वैसे भी नाज़रीन, तारिक रहमान ढाका और बोगरा दो नशस्तों से उन्होंने मुकाबला किया था और दोनों नशस्तों पर उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। बांग्लादेशी मीडिया ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादी जमातों को सिर्फ 70 नशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है और अब देखना यह है कि क्या होने वाला है, क्योंकि नेशनल सिटीज़न पार्टी यानी तलबा की जो पार्टी थी उसने जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया था, लेकिन इस इत्तेहाद को नाकामी का सामना करना पड़ा और ये समझा जा रहा था कि ये ज़बरदस्त टक्कर का मुकाबला होगा और जमात इस्लामी को भी इख्तियार मिल सकता है। 1-2% का फ़र्क, वोट का फ़र्क बताया गया था, लेकिन 70 नशस्तें किधर और 151 नशस्तें किधर, ये एक बहुत ही लम्हे फ़िक्रिया है जमात इस्लामी के लिए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो
जमात इस्लामी ने कहा कि हम हारे या जीते, हमारी पहली तरजीह या अव्वलीन तरजीह ये है कि बांग्लादेशी अवाम ख़ुद को महफूज समझ सकें और मुल्क की आधी आबादी, जैसा कि हमने पहले भी बताया तो पिछले प्रोग्राम में, ख़वातीन पर मुश्तमिल है। और इन पर जमात इस्लामी ने कहा था कि वो खुसूसी तवज्जो देंगे। अब भी जमात इस्लामी को अपोजिशन का एक तामीरी किरदार अदा करना होगा, एक अहम किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अगर अपोजिशन मजबूत होगी और तामीर बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए तामीर अगर की जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वरना बांग्लादेश की पॉलिटिक्स या पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहाँ पर फ़ौज बार बार पॉलिटिक्स में या जो जमहूरी तौर पर मुंतखबा हुकूमतें हैं उनके उम्र में मुदाखलत करती हैं, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान में फ़ौज गैर जानिबदार रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में आज देखेंगे, आज बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी को फ़िरका परस्ती के लिए जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जब से वज़ीर आज़म बने हैं, बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है, हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। जबकि बीजेपी के जो हामी हैं, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बीजेपी की कंगना रनावत जो MP है, उसका कहना है कि आज़ादी, हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 2014 के बाद मिली है। तो बहरहाल चापलूसी की तमाम सरहदों को कंगना रनावत ने अबूर कर लिया है, ऐसा लगता है। तो बहरहाल कंगना रनावत को ये भी कहना चाहिए कि जो जेफरी जो यानी जेफरी के जो फाइल्स या मंजरेआम पर आई हैं, उन फाइल्स के बारे में वो क्या कहती हैं, क्योंकि 6 हिंदुस्तानियों बशमुल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम उसमें मौजूद हैं और बहुत ही हक़ारत अंदाज में हिंदुस्तान का भी जिक्र किया गया है। एप्स्टीन की मैं बात कर रहा हूँ, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। और आपको बता दूँ कि ये आलमी तरह दहशतगर्द होते हैं, आलमी जो चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, उसी तरह ये आलमी दलाल था और मासूम बच्चियों को, जिनकी उम्र 14 से लेकर 18 साल हुआ करती थी, उनका जिनसी इस्तेसाल करता था और इन लड़कियों को दुनिया भर के हुक्मरानों, शुरफा, नाम नहा शुरफा, खुद साख्ता शुरफा उनके सामने डाल दिया करता था और आप देखेंगे वो अपनी जिनसी हवस मिटाया करते थे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अखलाक से गिरी हुई हरकत है जो जेफरी ने किया था और ये जो है उसके लिए मौत का बायस भी बनी और आपने देखा कि किस तरह के हालात ख़राब हुए हैं। तो बहरहाल बांग्लादेश की तो ये बात रही है, लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि ईरान का मसला है, अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव की कैफियत पाई जाती है। हालांकि आपने देखा कि ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में किस तरह के हालात पैदा हुए और मस्कत में ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत भी हुई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह अजीब और गरीब हरकतें कर रहा है, मज़ाकरात के साथ साथ ईरान को बार बार धमकियाँ भी दे रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है ये बहुत ही ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करती हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। तो बहरहाल अगर आप इस तरह अगर देखेंगे तो इससे यही पता चलता है कि अमेरिका आलमी सतह पर पुलिसमैन का किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका के जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या फिर तरक्की पजीर ममालिक हैं या गरीब ममालिक हैं, तमाम को धमकियाँ देते जा रहे हैं। और उनकी धमकियों का असर ये है कि कई ममालिक अमेरिका से यानी माहिदात कर रहे हैं, कोई तिजारती माहिदा कर रहा है तो कोई दूसरा माहिदा कर रहा है, तो कोई हथियार ख़रीद रहा है, तो कोई आप देखेंगे कि तो मोदी के जो टैरिफ है उसको सर झुकाए कबूल भी कर रहा है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ट्रंप के दबाव में आ गए और फिर जो तिजारती माहिदे से इत्तेफाक किया वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए उनके मफादात में नहीं है, हिंदुस्तानी के किसानों के लिए नुकसानदार साबित हो सकता है, ये बात कही गई है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक जौहरी माहिदे का सवाल है यानी न्यूक्लियर एग्रीमेंट का सवाल है, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि ईरान को अमेरिका बार बार धमकियां दे रहा है और अब तो ये कह दिया है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ जौहरी माहिदा नहीं करता है तो फिर उसके लिए सूरत हाल जो है इंतहाई संगीन होगी और आवाम के लिए और ईरानी हुकूमत के लिए काफ़ी तकलीफदार साबित हो सकती है। ये बात ट्रंप ने की है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल ही ट्रंप और नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म इसराइल हैं, गज़ा का जिन्हें क़साई कहा जाता है, उनके दरमियान आपने देखा कि मुलाकात हुई और बात
बार बार ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है और ईरान को नई नई धमकियां डोनाल्ड ट्रंप देते जा रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने कहा कि मुज़ाकरात और धमकियां जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। उसके बावजूद अब ताज़ा धमकी ट्रंप ने दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ माहिदा नहीं किया तो उसे इंतहाई तकलीफदा नताइज का सामना करना पड़ेगा, इंतहाई ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान को माहिदा कर लेना चाहिए, अगर माहिदा नहीं करेगा तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है और उन्होंने पुरजोर अंदाज में, यानी ट्रंप ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि हमें एक माहिदा ज़रूर करना होगा वरना ईरान के लिए सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर जाएगी। लेकिन ट्रंप को नहीं मालूम कि इंसान सोचता कुछ है लेकिन कुदरत जो चाहती है वही होता है। अगर ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं तो हो सकता है कि ईरान भी अब अपना सब्र का पैमाना जो है और ईरान का वो लबरेज हो जाएगा और ऐसे में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। वैसे भी अमेरिका ना अपने दोस्तों का होता है ना अपने दुश्मनों का होता है, यानी अमेरिका से दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। आपने देखा कि किस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को माई फ्रेंड कहते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी मफादात को किस तरह नुकसान पहुँचाया, यानी ट्रंप ने किस तरह नुकसान पहुँचाया। और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने जिस तिजारती माहदे के लिए इत्तेफाक किया है वो तिजारती माहदा अमरीकी किसानों के मफाद में है। और ये बात खुद अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर यानी अमरीकी वज़ीर ज़राअत ने कही और कहा कि अमरीकी किसानों को इससे फ़ायदा होगा, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी किसानों को इससे नुकसान होगा। इसके खिलाफ हिंदुस्तान की जो किसान तंजीमें हैं तमाम ने ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत यानी मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू करेंगी और इस सिलसिले में एहतजाज शुरू भी हो चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, ऐसा लगता है कि जेफरी एप्स्टीन ने भी वाज़ेह तौर पर कहा, इंकशाफ किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू के असर में काम कर रहे हैं और नेतन्याहू से के दबाव में काम कर रहे हैं। ये बात कही तो इससे हम अंदाज़ा हो गया है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि सुपर पावर को चलाने वाला इसराइल है। वैसे भी नाज़रीन, आपने देखा कि कल ही एक खबर आई थी और अल जज़ीरा की एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट थी जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इसराइल ने थर्मल बैरिक जो बम होते हैं वो इस्तेमाल किया और थर्मल बैरिक बम बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इस बम की जद में जो आता है वो फ़ज़ा में या हवा में तहलील हो जाता है, उसका जिस्म बाकी नहीं रहता, उसकी हड्डियाँ बाकी नहीं रहती, उसके बाक़ियात बाकी नहीं रहते, उसकी लाशें दिखाई नहीं देती, बल्कि वो हवा में तहलील हो जाते हैं राख की शक्ल में। तो बहरहाल ईरान पर आप पाबंदी आयद करते हैं जौहरी हथियार तैयार करने के इल्ज़ाम में या फिर यूरानियम की अफज़ूदगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए, और आपने देखा कि किस तरह सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार से बेदखल किया गया झूठ की बुनियाद पर। टोनी ब्लेयर उस दौर में बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म था, बुश सदर था। तो बहरहाल आपने देखा कि किस अंदाज में उन लोगों ने झूठ और मक्कारी और अय्यारी का मुज़ाहरा किया और फिर सद्दाम हुसैन को ठिकाने लगा दिया, उनकी हुकूमत को ज़वाल से दोचार कर दिया। इराक़ में यानी चुन चुन कर न्यूक्लियर साइंसदानों को, माहिरीन तालीम को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, यानी काबिल जहनों को का सफाया कर दिया गया, उनका कत्ल भी कर दिया गया और इस मामले में मोसाद का अहम किरदार रहा है। फिर उसी तरह आप देखेंगे कि लीबिया में जब मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी ने कर्नल मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी ने अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिकी के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अफ्रीकी जो ममालिक हैं उन्हें अपना एक अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहिए, उसी तर्ज पर जिस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक बनाया गया। तो आपने देखा कि ये कहा जाता है कि कम अज़ कम क़ज़्ज़ाफ़ी के 70 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम अमरीकी बैंकों में जमा थी, उस रकम पर इनकी नज़र थी। उस वक्त के फ्रांसीसी सदर सरकोजी और दूसरे आलमी कायदीन ने मिलकर सरकोजी को आलमी कायदीन ने मिलकर यानी हमारे मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी को ठिकाने लगा दिया और इस मामले में फ्रांस की जो खुफिया एजेंसी थी उसका अहम किरदार रहा है, ये कहा जाता है। तो बहरहाल ये अमेरिका है, अमेरिका के करीब आएंगे तो भी आपको बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, दूर जाएंगे तो भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए हिंदुस्तान को म्याना रवैया इख्तियार करना चाहिए, दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका हिंदुस्तान पर दबाव डाल रहा है और
اس نے کہا تھا کہ بار بار کہا ہے ٹرمپ نے کہ ہندوستان کو روس سے تیل کی خریدی بند کرنی چاہیے، اور آخر ہندوستان نے روس سے تیل کی خریدی بند کر دی ہے۔ یہ اعلان وزیر اعظم نریندر مودی یا ہمارے وزیر پیٹرولیم ہرپریت جو ہیں انہوں نے نہیں کیا، ہردیپ پوری نے نہیں کیا، بلکہ ٹرمپ کرتے ہیں۔ یعنی بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو ٹرمپ اعلان کرتے ہیں، اور کچھ ٹیرفز کم کیے جاتے ہیں تو ٹرمپ اعلان کرتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے تو ٹرمپ اعلان کرتے ہیں، یا معاہدے پر اتفاق ہوتا ہے تو ٹرمپ اعلان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ آپریشن سندور کے دوران ہندوستان نے پاکستان کو کس طرح شکست پاس دی تھی، اس کے باوجود بھی یہ جنگ اچانک ختم کروا دی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے پورے وثوق کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ یہ کہا کہ یہ جنگ میں نے رکائی ہے، یہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی تھی، یہ جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ ایسے میں میرا کام یہ بنتا تھا کہ میں جنگ رکاؤں، اور میں نے دونوں ممالک یعنی ہندوستان اور پاکستان کو ٹیرف کی دھمکی دی، تجارت نہ کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد ان دونوں کی عقل ٹھکانے آ گئی، اور دونوں نے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جنگ بندی ہو گئی۔ اور ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ اس جنگ میں 10 طیاروں کو مار گرایا گیا، لیکن ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ کس کے کتنے طیارے تھے، یعنی اگر پاکستان نے ہندوستان کے طیارے گرائے تو کتنے گرائے ہیں، اور یعنی ہندوستان نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، طیارے گرائے تو کتنے گرائے، یہ ٹرمپ نے ابھی تک اپنا ٹرمپ کارڈ نہیں کھولا۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ ہو یا امریکہ ہو، صرف اور صرف اسرائیل کے ہو سکتے ہیں، یہ کسی بھی طرح دوسرے ملکوں کے نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ سے گلے ملیں گے، آپ سے بغل گیر ہو جائیں گے، آپ سے مصافحہ کریں گے، پرجوش انداز میں بات کریں گے، اور آپ کا اپنا الو سیدھا کرتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں یہ اچھی طرح سے واقف ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہے آیت اللہ خامنائی، ان کی بردباری دیکھیے، ان کا تدبر دیکھیے، ان کا تفکر دیکھیے کہ وہ کس طرح انتہائی سنجیدگی سے، انتہائی معتبری سے رہتے ہیں، عجیب و غریب لہجہ استعمال نہیں کرتے، اگر بات بھی کرتے ہیں تو بہت ہی معقول بات کرتے ہیں، تول کر بات کرتے ہیں اور تول کر منہ کھولتے ہیں۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک تو اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد یا رمضان سے چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ آپ لاکھ حملے کر لیں یا لاکھ دھمکیاں دے لیں۔ اور حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر ایران کو یہ دھمکی دی کہ ہم امریکہ کا دوسرا بحری بیڑا بھی ایران کی طرف بھیجیں گے، کیونکہ پہلا بحری بیڑا USS ابراہم لنکن اور کم از کم 6 ڈسٹرائرز جو ہیں وہ ایران کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ دوسرا بحری بیڑا ہے جو ایران کے قریب بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس پر عملی طور پر ٹرمپ کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے یہ الگ بات ہے۔ لیکن ٹرمپ کے بارے میں کوئی بھی چیز پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی، پیش خیاسی نہیں کی جا سکتی، وہ کب کیا کریں گے یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے بار بار ایران کو دھمکی دی ہے، اور یہ دھمکی ہو سکتا ہے کہ ایران کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ثابت ہو۔ ویسے میں ناظرین، جہاں تک پاکستانی پڑوسی ملک پاکستان کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، سابق کرکٹر اور یعنی تحریک پاکستان، تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، اڈیالہ جیل میں وہ ہیں، اور مسلسل انہیں جیل میں رکھا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے، ان کے پارٹی کے ذرائع سے جو خبر منظر عام پر آئی ہے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ تقریباً 85% ختم ہو چکی ہے، یعنی 15% صرف بینائی باقی ہے۔ ایسے میں عمران خان کو سرجری کی بہت ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے جو میڈیکل بورڈ بنایا جاتا ہے یا تشکیل دیا گیا ہے عمران کی صحت پر نظر رکھنے کے لیے، وہ کیا کارروائی کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم خبر ہے۔ اور عمران خان کی جہاں تک مقبولیت کا سوال ہے، ناظرین آپ کو بتا دوں کہ عمران خان بہت زیادہ مقبول ہے پاکستانی عوام میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پاکستانی فوج ہمیشہ جو سیاسی امور ہوتے ہیں، سول امور ہوتے ہیں، اس میں مداخلت کرتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اقتدار پر جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ورلڈ کپ کا سوال ہے، ورلڈ کپ میں 15 فروری کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان
मैच खेला जाएगा। और आपको ये बता दें कि इस मैच से जो ICC है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसे कम से कम $174 मिलियन का फ़ायदा होगा। वैसे भी अगर पाकिस्तानी टीम को देखेंगे तो पाकिस्तानी टीम के बारे में भी उसी तरह नहीं कहा जा सकता, कोई पेशकश नहीं की जा सकती कि कब वो जीत के लिए खेलें कब वो हार जाएं, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। उसी तरह जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात होते हैं वो उसके बारे में बेयकीनी पाई जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कि जो स्पिन अटैक है वो बहुत मजबूत है और उससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानी जो बैट्समैन है स्पिन जो है बॉलिंग को बआसानी खेल ले सकते हैं और बआसानी पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक आपने देखा कि किस अंदाज में कि वो क्या होने वाला है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल इमरान खान को जेल में रखा गया है, उनकी हालत ख़राब है और ये कहा जा रहा है कि अबरार अहमद जो है, शादाब अहमद है, मोहम्मद नवाज़ है, साइम अयूब है और उस्मान खान जो हैं वो पाकिस्तान के स्पेन असला खाने में मौजूद हैं। स्पिन के जो सिफारत खाने हैं वहाँ पर मौजूद हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन अब तक इस खबर की तौसीक नहीं हुई है। और एक अहम बात आपको बता दें कि जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादाब अहमद है, मोहम्मद नवाज़ है, साइम अयूब है, उस्मान तारिक जो है पाकिस्तान के वो जो खिलाड़ी हैं वो इस वहाँ पर मौजूद हैं, कोलंबो पहुँच चुके हैं और कंडीशनर वहाँ पर बहुत ऐसा लगता है कि कंडीशन भी अच्छा है। तो ऐसे में आपको बताना ज़रूरी है कि किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हो सकते हैं। वर्ल्ड कप की बात भी हम करते हैं, एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, दोनों को चैलेंजेस यानी दरपेश हैं। अब देखना है कि 15 फरवरी को हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी टीम जब उतरेगी तो वो उसके अज़ाइम क्या होंगे, उसके मकासद क्या होंगे। वैसे भी पाकिस्तान और हिंदुस्तानी टीम का तक़ाबुल किया जाए तो हिंदुस्तानी टीम बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आती है और पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत कमज़ोर दिखाई जाती है हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के सामने। आपने देखा कि किस तरह कल के एक मैच में हिंदुस्तान ने नामीबिया को हराया और आज अगर ग्रुप की बात करते हैं तो हिंदुस्तान सरफहरिस्त है और सेकंड पोजीशन पर पाकिस्तान दिखाई देता है। वैसे भी नाजरीन आपको बता दें कि जहाँ तक नामीबिया के खिलाफ मैच में स्पिन को खेलने के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं पाकिस्तान यानी इंडियन के। और आपको ये बता दूं कि जैसा कि पाकिस्तान का स्पिन जो हथियार है, स्पिन का हथियार है वो है यानी शादाब अहमद है, मोहम्मद नवाज़ है, साइम अयूब है, उस्मान तारिक है, इन्हें स्पिन अटैक की जिम्मेदारी दी गई है और देखना यह है कि 15 फरवरी को ये क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स पर यानी बैट्समैन जो होते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी एक अहम खबर है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात हम कर रहे हैं तो आपको बता दूँ कि इमरान खान की जो एक आँख की बीनाई तकरीबन 85% ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 15% बीनाई बाकी रही गई है। ऐसे में देखना ये है कि इमरान खान के लिए जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो या पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर्स हो, तमाम में इस बात का खौफ पाया जाता है कि अगर वो इमरान खान की तायीद करते हैं तो फिर उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक हालत पैदा हो सकते हैं। जो पाकिस्तान की वफाकी एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर पर खुफिया एजेंसियाँ हैं, ISI है, उनके पीछे लग जाएगी और उन्हें सताएगी और उनके कैरियर तबाह कर देगी। तो बहरहाल नाज़रीन ये तो एक बात रही है, लेकिन जहाँ तक टीम इंडिया का सवाल है, टीम इंडिया बहुत ही मजबूत है और 15 फरवरी को जो मैच खेला जाने वाला है वो श्रीलंका के लिए भी राहत का बायस बना हुआ है। अब देखना है कि शायकीन इस यानी क्रिकेट से किस तरह यानी महसूस होते हैं। सॉरी। तो बहरहाल नाज़रीन हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान टीम के दरमियान कोलंबो में 15 फरवरी को मैच खेला जाएगा यानी डे आफ्टर टुमारो को। तो आप देखेंगे कि किस तरह के वहाँ पर हालात पैदा होते हैं। वैसे भी कोई भी जीत हो, मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट की जीत होगी, ये स्पोर्ट्स स्पिरिट की जीत होगी यानी जज्बा जो होता है खेलकूद का उसकी जीत होगी। वैसे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह आपने देखा कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के सियासतदान हों या पाकिस्तान के सियासतदान हों वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। नाज़रीन आपको अच्छी तरह मालूम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेतन्याहू को गज़ा का ख़साब कहा जाता है और गज़ा के ख़साब ने किस तरह के हथियार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं। यहाँ तक हालिया अरसे के दौरान लेबनान ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसके सरहदी इलाकों में इसराइल ने कीमियाई मवाद का छिड़काव किया है और ये कीमियाई हथियार ही है। तो बहरहाल उससे
लोगों की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको यही बता दें कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ रिश्वत के यानी करप्शन क्या केस चल रहा है। ऐसे में ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू को करप्शन केस में माफ़ी दे देनी चाहिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुजरिम को अगर आप माफ़ी देते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक काम होगा। और एक बात अहम है कि किस अंदाज में ये कार्रवाई होगी। बहरहाल नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 19 फरवरी से रमज़ान का कहा जाता है कि पहला रोज़ा होगा। इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी होगा कि ओमानी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि जुमेरात 18 फरवरी को जो है वो जुमेरात 18 फरवरी को पहला रोज़ा होगा, ये कहा है। अब देखना ये है कि सऊदी अरब और हमारे दो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, दूसरे ममालिक वो क्या कहते हैं। ऐसे में आपको बताना ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक की तैयारियाँ ख़ुद हमारे रियासत तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबाद दक्कन में पूरी हो गई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि कैसे हम रमज़ान का एहतमाम करें। और वैसे भी नाज़रीन, तमाम मसाजिद में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, बाज़ारों में रौनक आ गई है। और आपको बता दूं कि लोग ख़रीदारी की, कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो इबादतों का महीना है, रोज़ों का महीना है, अज़कार का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। और आपको ये बता दूँ कि रमज़ान मुबारक का जहाँ तक सवाल है, रमज़ान के बारे में कहा जाता है, इसके माना जो होते हैं, मतलब जो होता है वो जलाने के होते हैं। यानी अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में अपने बंदों के गुनाहों को जला देता है। और रमज़ान के जो 3 अशरे हैं, एक तो पहला रहमत का अशरा है, दूसरा मग़फ़िरत का है, तीसरा निजात का है। तो ये कहा जाता है कि अगर रमज़ान पाए और कोई अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले, रमज़ान पाए जो और कोई अपने बूढ़े माँ बाप को राज़ी ना रखे, रमज़ान पाए जो रोज़े ना रखे और निजात ना पाए, तो वो बड़ा बदकिस्मत है। तो बहरहाल रमज़ान की तैयारियाँ हैं, रमज़ान की आमद है। और हैदराबाद का रमज़ान तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही प्यारा होता है, बड़े रूहानी मनाजिर देखे जाते हैं, नूरानी मनाजिर देखे जाते हैं। और ये नूरानी मनाजिर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में शोहरत रखते हैं। और अच्छी बात यह है, हैदराबाद में गंगा जमनी तहज़ीब देखने को मिलती है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि कैसे रमज़ान मुबारक के दौरान जो बिज़नेस होता है, हमारे जो हिंदू ताजरीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मुस्लिम ताजरीन को भी कमाई का मौका मिल जाता है। और ख़रीदारों में हिंदू भाई भी होते हैं, हिंदू बहनें भी होते हैं और तमाम मज़ाहब के मानने वाले होते हैं। वैसे भी रमज़ान मुबारक में आप देखेंगे कि हैदराबाद का रुख करने वालों में हाईटेक सिटी के जो IT सेक्टर के लोग हैं वो होते हैं और गैर मुस्लिम भाई बहन होते हैं। और उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान उन्हें सस्ती कीमत में, सस्ती लागत में अच्छी और मियारी अशिया मिल जाती हैं, मियारी मसनूआत मिल जाती हैं, ख़ास तौर पर कपड़े वगैरह। इसके अलावा सजावट की चीज़ें भी और खाने पीने की अशिया का तो बस आप समझिए कि एक तो यानी एक सिलसिला जारी रहता है हैदराबाद में। और हैदराबाद की जो हलीम है, आपको अंदाज़ा होगा कि बैरून मुमालिक में भी यह हलीम भेजी जाती है कोरियर के ज़रिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है वो कहा यह जाता है कि रमज़ान मुबारक में 1000 करोड़ रुपए हलीम के 1000 करोड़ रुपए मालियती हलीम फ़रोख्त की जाती है। और गैर मुस्लिम भाई मुस्लिम भाइयों से ज़्यादा हलीम खाते हैं। और ये कहा जाता है कि हलीम में चूँकि मग़ज़ियात होते हैं, हलीम में चूँकि खुश्क मेवेजात होते हैं, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि काली मिर्च होती है, असली घी होता है, और जो उसकी तरकीब है वो ऐसी होती है कि जिस्म में गर्मी पैदा करती है। और जिस्म में अगर कमज़ोर इंसान होता है तो वो मजबूत हो जाता है। तो हलीम को कहा जाता है कि ये सेहत का खजीना होता है, लेकिन हर चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो ख़तरनाक होती है। तो अगर आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग होते हैं जो इफ्तार करते हैं, इफ्तार करने के बाद फिर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद खाने के बाद यानी इशाई के बाद आप देखेंगे कि फिर हलीम से वो महजूज़ होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर खाना चाहिए, क्योंकि रोज़े के मौके पर आप देखेंगे कि कैसे रोज़ा इंसान को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है, दूसरे ख़तरनाक बीमारियों से बचाता है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अक्सर लोग एसिडिटी का शिकार होते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में वो पूरी तरह सेहतमंद रहते हैं, चाक़ो चौबंद रहते हैं। और उसकी वजह यह है कि वो रोज़ा रहते हैं। तो बहरहाल ये बहुत
اہم خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے RSS سربراہ یعنی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کا سوال ہے، موہن بھاگوت نے زبان کی جو کہتے ہیں کہ زبان ایک جذباتی مسئلہ ہے، ان پر شدید تنقید کی تھی۔ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ ممبئی میں ایک 3 دن قبل RSS سربراہ کا ایک 2 روزہ یعنی سیمینار ہوا تھا، لیکچر کا اہتمام کیا گیا تھا، سلسلہ وار لیکچر کا۔ تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس لیکچر میں تمام فلم اسٹارز یعنی فلم اسٹارز مشہور و معروف فلم اسٹارز کی اکثریت شریک تھی، خاص طور پر سلمان خان، آپ وہاں پر رنبیر کپور ہو یا پھر اکشے کمار ہو، وہ بھی موجود تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کئی سیلیبریٹیز وہاں پر موجود تھی۔ تو اس سلسلے میں شیو سینا کے یعنی راج ٹھاکرے جو ہیں ان کا شیو سینا جو اس کے سربراہ ادھو ٹھاکرے کے جو چچا زاد بھائی ہے راج ٹھاکرے، ان کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ RSS سربراہ کی تقاریر میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، اور انہیں زبان یا لسانی جو جذبات ہوتے ہیں اس بارے میں جو تاریخ ہے اس کی کتابیں پڑھنی چاہیے، تب کہیں جا کر ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور جہاں تک سلمان خان اور دوسرے سیلیبریٹیز کے شریک ہونے کا سوال ہے تو راج ٹھاکرے کا کہنا ہے MNS کے کہ سلمان خان ہو یا دوسرے فلم اسٹارز ہو یا دوسری اہم شخصیتیں ہوں، انہوں نے ڈر کے مارے یعنی خوف کے مارے RSS سربراہ کے لیکچر سیریز میں شرکت کی ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس لیکچر سیریز میں RSS سربراہ موہن بھاگوت نے سلمان خان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ کالج کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ سلمان خان کی تقلید کرتے ہیں، اور خاص طور پر کالج کے طلبہ سلمان خان جو لباس زیب تن کرتے ہیں، جو لباس استعمال کرتے ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ جو فلم اسٹارز ہوتے ہیں بہت ہی مہذب ہوتے ہیں، بہت ہی معزز ہوتے ہیں، عوام پر ان کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ موہن بھاگوت نے یہ بات کہی ہے، لیکن انہوں نے MNS کے سربراہ دیکھیں آپ کس انداز میں اچھی بات کہی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، نہ ان سے محبت ہے، نہ ان کی تقریر جاندار ہے، نہ ان کو معلومات ہے اچھی خاصی، بلکہ یہ صرف اور صرف ڈر کے مارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ موہن بھاگوت کے تقاریر میں ان کے تقاریر کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے نے موہن بھاگوت کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ موہن بھاگوت ہندوتوا کی بات کرتے ہیں، موہن بھاگوت آپ دیکھیں گے کہ تمام ہندوستانیوں کو ہندو کہتے ہیں۔ موہن بھاگوت یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو 4 قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ RSS میں مسلمانوں کا خیر مقدم کیا جائے گا کیونکہ مسلمان بھی ہندوستانی ہیں، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو ہندو ہیں 125 کروڑ ہندو اگر وہ متحد ہو جائیں تو پھر وہاں پر انقلاب برپا کر سکتے ہیں، یہ بھی بات کہتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ہندوؤں سے تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہندوستان میں عیسائیوں اور مسلمانوں پر جو فرقہ پرست درندے ظلم ڈھا رہے ہیں، ان پر حملے کر رہے ہیں، انہیں ہجومی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، مندر مسجد کے نام پر مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر BJP کے زیر اقتدار 2 ریاستوں اتر پردیش اور آسام میں مساجد کو، مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مدارس کو ختم کرنے، ان کا وجود ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ ان بیوقوفوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، اس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ مسلمانوں کی 20 کروڑ سے زائد آبادی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ مدارس میں صرف 2 سے لے کر 3% مسلم بچے پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس طرح مدارس کو BJP والے نشانہ نہیں بنا رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ویسے بھی کئی مساجد پر اب تک بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں، کئی مساجد کو زمیندوز کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اور اب خود یوگی آدتیہ ناتھ کہتا ہے کہ بابری مسجد قیامت تک نہیں بنے گی۔ تو بہرحال سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ خود یوگی آدتیہ ناتھ کا کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا، اس کے بارے میں وہ بھی یا کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک RSS سربراہ کا سوال ہے، RSS سربراہ کے لیکچر سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے مختلف شہروں میں، اور آپ دیکھیں گے کہ ملک کی نامور شخصیات جو ہیں اس میں شرکت بھی کر رہی ہیں۔ MNS کے راج ٹھاکرے نے جس انداز میں کہا ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، معزز و مشہور و معروف شخصیتیں ہیں، وہ صرف اور صرف ڈر کے مارے، خوف کے مارے RSS سربراہ کے اجلاس میں شرکت کر رہی ہیں۔ اگر یہ نہیں شرکت کریں گے تو پھر جو سرکاری ایجنسیاں ہیں انہیں ان شخصیتوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی
इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में बहुत ही खतरनाक होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस खुद एक सियासी विंग है, और आरएसएस का ये दावा कि हम सियासी विंग नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। राज ठाकरे ने ये बात कही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, आप देखिए कि ऐसी फिल्में बहुत ज़्यादा नुक्ते यानी बहुत ज़्यादा कमाई कर रही हैं जिसमें फ़िरका परस्ती का जहर भरा हो, जिसमें मुसलमानों को मनफी किरदार में पैदा यानी पेश किया गया हो। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये है कि आरएसएस सरबराह क्या अपनी गलती सुधारते हैं या नहीं, या फिर आप देखेंगे कि एमएनएस हो या फिर संजय रावत हो, जो उद्धव ठाकरे के बहुत ही बाएतमाद साथी हैं, काबिल भरोसा साथी हैं, करीबी साथी हैं, उन्होंने भी आरएसएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखना ये है कि आरएसएस सरबराह किस तरह अपना लबो लहजा बदलते हैं, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि आरएसएस सरबराह ने जो मराठी मानूस की बात की गई, मराठी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई, उस पर तनकीद की थी और हिंदी की वकालत की थी। राज ठाकरे ने कहा कि आरएसएस सरबराह को सबसे पहले हिंदी के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्या हिंदी गैर हिंदी रियासतों पर ज़बरदस्ती थोपी नहीं जा रही है। ये बात राज ठाकरे ने कही है और ये भी कहा है कि ये जो आरएसएस सरबराह हैं मोहन भागवत, वो ज़्यादा लिसानी तारीख़ के बारे में नहीं जानते, उन्हें कम अज़ कम लिसानी तारीख़ के बारे में जानना चाहिए। राज ठाकरे ने वाज़े तौर पर तमिलनाडु की मिसाल पेश की, मगरबी बंगाल की मिसाल पेश की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मिसाल पेश करते हुए कहा कि यहाँ इन रियासतों के लोग अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं और ये ऐसी मोहब्बत है जिसका इजहार लफ्ज़ों में नहीं किया जा सकता। हर किसी को अपनी ज़बान से मोहब्बत होती है, लेकिन हिंदी को ज़बरदस्ती थोपना ये गलत बात है और हिंदुस्तान में कोई कौमी ज़बान नहीं है, ये राज ठाकरे कहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब खुद संघ परिवार इस कदर परेशान है कि संघ परिवार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि खुद अंदरूनी तौर पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को उनके ओहदे से हटाने के लिए कोशिशें हो रही है। तो हालिया अरसे के दौरान खुद मोहन भागवत ने कहा था कि मैं उस वक्त तक सरसंचालक रहूँगा, आरएसएस का सरबराह रहूँगा जब तक आरएसएस वाले मुझे हुक्म देंगे, वरना अगर आरएसएस वाले कहते हैं कि आप अपने घर का रास्ता देखिए और यहाँ से जाइए तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा और अपने यानी दूर हो जाऊँगा। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूँ कि ये बात खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी कही गई थी। एक मरतबा आप देखेंगे कि आरएसएस के एक सीनियर जो लीडर हैं उनकी एक तहनीती तकरीर मुनक़िद हो रही थी और उस वक्त आपने देखा कि किस तरह आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने तकरीर की थी और तकरीर करते हुए कहा था कि 75 साल होने के बाद अगर किसी को कोई शाल उड़ाता है तो समझना चाहिए कि वो आपको घर जाने की इजाज़त देता है, यानी आपको सरगर्म सियासत से सबकदोश होना चाहिए या तंजीम से सबकदोश हो जाना चाहिए। बात उन्होंने कही थी और ये बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दिल को भी लगी थी और वो काफ़ी परेशान भी हुए थे, अमित शाह भी घबरा गए थे। लेकिन बाद में आरएसएस सरबराह ने कहा कि मैंने ये बात जो इशारों में की थी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना या उन पर तनकीद करना या उन्हें एक मैसेज पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, उन्होंने ये बात की। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के हालात के लिए आरएसएस जिम्मेदार है, किस तरह के हालात के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। और ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि मैं कौम परस्त हूँ तो उसे पहले सोचना चाहिए कि अगर वो कौम परस्त है तो क्या वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, क्या वो मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को तकसीम कर रहा है, क्या वो हिंदू मुस्लिम करते हुए अपने मफादात की तकमील कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो समझिए कि वो कौम परस्त नहीं हो सकता बल्कि कौम का दुश्मन हो सकता है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें लिए हम हाजिर हुए हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के हालात मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कामयाबी का सवाल है, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है। बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज़ होने वाले हैं। अगर जमात इस्लामी को कामयाबी मिलती तो हिंदुस्तान के लिए भी और मुश्किलात पैदा होती, फिलवक्त भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास अजीत दोवल है। अजीत दोवल जादुई छड़ी लेकर पहुंच जाएंगे और जैसा कि आपने देखा कि तालिबान जो कल तक पाकिस्तान के गोद में बैठे हुए थे आज हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं। और इस बारे में कहा जाता है कि अजीत दोवल का ये कारनामा है कि उन्होंने पाकिस्तान से तालिबान को मुतनफ़र किया, पाकिस्तान से दूर कर दिया और हिंदुस्तान ने तालिबान जो हैं उनकी पूरी मदद करने का फैसला किया। और इसका क्रेडिट जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अजीत दोवल को जाता है। अजीत दोवल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो किसी न किसी तरह बांग्लादेश पर भी असरअंदाज होने
ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں اسے دور کیا جا سکے. لیکن حکومت بنگلہ دیش اب جو نئی حکومت تشکیل دی جائے گی, طارق رحمان اس کے وزیر اعظم بنیں گے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ پہلا مطالبہ کرے گی کہ شیخ حسینہ واجد کو ان کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ ان پر قتل کے مقدمات ہیں, انہیں سزائے موت بھی سنائی جا چکی ہے, سزائے عمر قید بھی سنائی جا چکی ہے. لیکن کیا وزیر اعظم نریندر مودی حسینہ واجد کو حکومت بنگلہ دیش کے حوالے کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب خود وزیر اعظم دے سکتے ہیں, اور وزیر اعظم کے جو دستراز ہیں امت شاہ دے سکتے ہیں, یا پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمارے جو مشیر قومی سلامتی ہے یعنی اجیت دوول وہ دے سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ جو خبریں ہم آپ تک لیے آئے ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے عالمی سطح پر یہ جو بدامنی کی کیفیت پائی جاتی ہے اس کے لیے ایران اور امریکہ کا جو تناؤ ہے وہ ذمہ دار ہے, اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ہر حال میں امریکہ ایران پر حملہ کر دے. اب دیکھنا ہے کہ ایران کیا کرتا ہے. حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے تمام تیاریاں بھی کر لی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران ہر چیز کے لیے تیار ہے. بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.